जी अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मलाइजेशन के हवाले से हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो तो हम लोगों ने इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 जैसे आपसे पहले भी बात हुई है कि चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें मुख्तलिफ अंदाज से यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, जिसमें से एक पॉसिबल क्वेश्चन ये भी है कि ये टेबल गिवन हो और कहा जाए कि इसको नॉर्मलाइज करें। ठीक है, आप लोगों ने इसे अटैम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास रोज़ और कॉलम्स गिवन है। कॉलम्स में आपके पास एट्रीब्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं और रोज़ में डाटा लिखा हुआ है। तो जब आप टेबल को नॉर्मलाइज करोगे तो आप जैसे अगर शुरू में कुछ एग्जांपल्स करें तो फ़िलहाल बेशक डाटा को इग्नोर करो, आप ज़्यादा फोकस अपना जो है ना एट्रीब्यूट्स के ऊपर रखो। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप देखो कि इस टेबल के अंदर कितनी एंटिटीज़ के हवाले से हमें डिस्कशन नज़र आ रही है। ठीक है, इसको किसी भी तरह की एग्जांपल आए तो आप सबसे पहले उसको फोकस करो कि इसमें कितनी तरह की एंटिटीज़ के हवाले से जिक्र हो रहा है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो शायद हमें नज़र आ रहा है कि प्रोजेक्ट के हवाले से कोई डिस्कशन हो रही है, फिर एम्प्लॉय का कोई जिक्र हो रहा है और फिर हमें नज़र आ रहा है कि डिपार्टमेंट के हवाले से जिक्र हो रहा है। तो नॉर्मली हमारे कोर्स में जो एग्जांपल्स हैं, एग्ज़ाम में भी जो आती हैं, उसमें तकरीबन 3 एंटिटीज़ के हवाले से नॉर्मली हमें ज़िक्र नज़र आता है। अगर हम बुक भी देखें, बुक में हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने आपको टेबल दिए हुए हैं, तो दोनों में आपको 3 एंटिटीज़ नज़र आएंगी। ठीक है, ये देखने के बाद आपने क्या करना है, आपको पता है नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें हम लोग अपने एक बड़े डेटाबेस से मुराद अपने बड़े टेबल को हम लोग स्प्लिट करते हैं मल्टीपल स्मॉलर डेटाबेसेस में, मल्टीपल स्मॉलर टेबल्स के अंदर हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। और मकसद हमारा यही होता है कि हमारा जो डेटाबेस में डाटा बड़ा है उसको एक्सेस करना आसान हो, इसकी कम्प्लेक्सिटी आसान हो। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एनॉमलीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स होते हैं, उन एरर्स को हमने रिमूव करना होता है। ये सारी डिस्कशन नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक में शुरू में लिखी हुई है, इसको भी लाजमी आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। अगर हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलें तो आपको पता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले आप जाओगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, फिर जाओगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में और फिर आप अचीव कर सकते हो थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम सेकंड में जाना चाहते हैं तो हमारा टेबल पहले से फर्स्ट में होना चाहिए, और अगर हम फर्स्ट में जाना चाहते हैं तो पहले से वो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। मींस कि हम डायरेक्ट जो है ना नॉर्मलाइजेशन किसी भी स्टेप को स्किप करके, बाईपास करके अचीव नहीं कर सकते। हमारे पास टेबल इस टाइम अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी कि कितनी एंटिटीज़ के हवाले से डिस्कशन नज़र आ रही, तो आपने नोट कर लिया होगा प्रोजेक्ट के हवाले से, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के हवाले से बात हो रही है। अगला स्टेप आपका ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, हमारी एग्जांपल में 9 एट्रीब्यूट्स हैं, तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो यूनिक इन नेचर होंगे। जब आप नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक पढ़ोगे तो आपने 5.2 कीज़ का टॉपिक यकीनन पढ़ लिया होगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको पता है यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्ट के हवाले से जिक्र करें तो ये पहले 4 एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्ट के हवाले से हैं। कोड हो गया, उसका टाइटल, मैनेजर और बजट। अगर हम गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें प्रोजेक्ट के 2 प्रोजेक्ट्स के बजट सेम हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के मैनेजर्स भी कहने को सेम हो सकते हैं। यानी कि हमने ऐसा एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है जो यूनिक इन नेचर हो, जो 2 प्रोजेक्ट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला हो, यानी कि जिसको की बनाया जा सकता हो। तो हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट कोड एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिक इन नेचर है, जिसको हम की बना सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट में से ये प्रोजेक्ट कोड नज़र आ गया। शायद आपको एम्प्लॉय में भी नज़र आ गया हो कि एम्प्लॉय नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिक इन नेचर हो सकता है। और डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट नंबर जो है ना ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिक इन नेचर हो सकता है। आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की होंगी, यूनिट कोड यूनिक इन नेचर, स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर, ये एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिक इन नेचर, यानी कि एक एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट से यूनिक बनाने वाले। ठीक है, ये जो है ना मेंशन कराने का मकसद क्या था,
अब आपने इसे इस टेबल को करना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट। तो बहुत आसान तरीका है इसका, सिंपल ये है, आपने कहा कि सर ये 3 एट्रीब्यूट जो है ना की के तौर पे सेलेक्ट किए जा सकते हैं, आप इसको साइड पे मेंशन कर लें। अब आप इन तीनों में से कोई से 2 एट्रीब्यूट्स को, तीनों को इकट्ठे नहीं बना सकते, आप कोई से 2 एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करोगे एज अ की एट्रीब्यूट, कोई से 2 एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करोगे की एट्रीब्यूट्स के तौर पे, और आपका टेबल कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, आप जानते हो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब जाता है, जब आप वहाँ से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर देते हो। तो आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाने से पहले, जैसे मैंने क्लास में भी आपको बताया हुआ, आप थोड़ा सा इसके बारे में लिखो कि द अबव टेबल इज़ इन द अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट रिपीटिंग ग्रुप्स। लिखा आपने, सादे से 2 जुमले लिखे, फिर दोबारा इसी जुमले को आप इस तरह लिखो, रिफ्रेश कर लो कि बाय रिमूविंग या बाय एलिमिनेटिंग रिपीटिंग ग्रुप्स फ्रॉम द अबव टेबल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे एक और जुमला लिख लो कि वी सेलेक्टेड फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट कोड एंड एम्प्लॉय नंबर एज अ प्राइमरी की फ्रॉम द अबव टेबल। ये लिखने के बाद आपने इसको, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करना है, बस ये जो मैंने आपको थ्योरी या 4-5 सेंटेंसेस बताए, उसके बाद आप इस टेबल को इस तरह से बना दो, दैट्स इट। आप गौर से देखो, मैंने डाटा वगैरह नहीं लिखा, मैंने सिर्फ टेबल को रीड्रॉ किया और मैंने इन दोनों को अंडरलाइन कर दिया। ये क्या बता रहा है कि ये मेरे पास एक प्राइमरी की है, ये मेरे पास एक प्राइमरी की है। ठीक है, आप शायद कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि 2 एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल। एक प्राइमरी की में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट कोड और एम्प्लॉय नंबर 2 पार्ट्स हैं मेरी प्राइमरी की के। ठीक है, हमने इस तरह से लिखा। अगर और आप चाहो तो इसको यहाँ एरो बना के पी के लिख दो, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर यहाँ लिख दो पी के, यहाँ अंडरलाइन कर दो। ठीक है, बस, और साथ इसका नाम दे दो। देखो आपने किसके बारे में किया, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय रिलेशन बनाया, तो बस आप इस टेबल को नाम दे दो और आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आप इस टेबल को बनाने के बाद नीचे फिर लिख दो कि द अबव टेबल हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आपका एक स्टेप कंप्लीट। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप फिर लिखोगे द अबव टेबल इज़ इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट पार्शियल डिपेंडेंसी, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी फर्स्ट में एग्जिस्ट करती है। फिर आगे वही जुमला दोबारा इस तरह से लिखो जो ऊपर लिखा था, बाय एलिमिनेटिंग पार्शियल डिपेंडेंसी द टेबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आप पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आते हो। उसके बाद चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ नॉन की एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स डिपेंड करते हैं की के एक पार्ट के ऊपर इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट की, इसे कहते हैं, इस डिपेंडेंसी को कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या मतलब है, अगर आप गौर से देखो, इसके सोल्यूशन पे जाने से पहले इसको गौर से देखो। कंप्लीट की क्या है, प्रोजेक्ट कोड और एम्प्लॉय नंबर। अब अगर हमें प्रोजेक्ट का टाइटल मालूम करना है या मैनेजर मालूम करना है या बजट मालूम करना है, तो हमें हमारा कंसर्न किससे है, हमें डिपेंडेंसी किस पे डिपेंडेंसी होगी, प्रोजेक्ट कोड के ऊपर सिर्फ। इसी तरह अगर एम्प्लॉय नेम की बात करें, एम्प्लॉय नेम डिपेंड कर रहा होगा एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। एम्प्लॉय नेम का कोई ताल्लुक नहीं है प्रोजेक्ट कोड से, और प्रोजेक्ट टाइटल का कोई ताल्लुक नहीं है एम्प्लॉय नंबर से। दैट मीन्स ये क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल पार्ट से निकला ना, तो कंप्लीट और उसका ऑपोजिट है पार्शियल पार्ट। तो बेसिकली आपके 9 ये क्या है, ये 3 ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, की के एक पार्ट के ऊपर। एम्प्लॉय नेम क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट, डिपेंड किस पे कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, की के एक पार्ट के ऊपर। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर दी पार्शियल डिपेंडेंसी। ये बताने के बाद, डेफिनेशन बताने के बाद, जिस चीज़ के असल मार्क्स हैं वो ये है। आपने डिपेंडेंसी बता तो दी कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी ही होती है, इस टेबल में कहाँ है। जैसे मैंने आपको भी वैसे ऑरली बताई है, आपने इसको लिखना है एग्जाम में इस तरह, जैसे मैंने येलो में हाईलाइट करके लिखा हुआ है।
प्रोजेक्ट कोड अगर पता चल जाए तो टाइटल, मैनेजर और प्रोजेक्ट बजट पता चल जाता है। ये दो क्यों लिखे हैं इस पर बात कर लेता हूँ मैं अभी। एम्प्लॉय नंबर पता चल जाए तो एम्प्लॉय नेम मालूम हो सकता है। इन दोनों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। डिपार्टमेंट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट को हमने जो है ना शुरू में कहा था ये भी एक अलग से एक एंटिटी है। हमने सेकंड में इसको, हम जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं बेहतर है कि हम इसको यहाँ पे स्प्लिट ना करें तो हमें नेक्स्ट स्टेप में आसानी होगी, ठीक है। हमारा कंसर्न फ़िलहाल सिर्फ जो है ना पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म करना है तो उस पर हमने फोकस रखना है, ठीक है। इसलिए हम इसको डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम को एम्प्लॉय के साथ भी लिख सकते थे, प्रोजेक्ट के हवाले साथ भी लिख सकते थे, आपकी मर्ज़ी है फ़िलहाल, ठीक है। आवरली रेट क्या है इस पर मैं बात करता हूँ 1 मिनट। उससे पहले मैं आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म की शक्ल दिखा दूं। तो आपने जब बता दिया कि प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स का ताल्लुक प्रोजेक्ट्स के साथ है और एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट का ताल्लुक एम्प्लॉय के साथ है, ये आपने डिपेंडेंसी शो कर दी। तो आपने नेक्स्ट स्टेप पे नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में स्प्लिट करना। तो ये देखें, आपने टेबल तोड़ दिया, एम्प्लॉय का टेबल अलग बना दिया, उसका नाम रखा एम्प्लॉय रिलेशन। प्रोजेक्ट का रिलेशन अलग बना दिया, उसका नाम रखा प्रोजेक्ट रिलेशन। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट रिलेशन भी लिख सकते थे। ये जो डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं ये मैं एम्प्लॉय के साथ भी लिख सकता था, मैं प्रोजेक्ट के साथ मैंने लिख दिए, ठीक है। हमने फ़िलहाल क्योंकि डिपार्टमेंट को अलग नहीं करना, हमारा कंसर्न पार्शियल डिपेंडेंसी से है, इसलिए हम इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म काफ़ी हद तक हो चुकी है। थर्ड की भी शक्ल निकल आई है। अब जो है ना, बल्कि ऐसा करता हूँ थर्ड बता के फिर इस पे आ जाता हूँ कि आवरली रेट क्या था। अब आप देख सकते हो हमारा टेबल सपोज करें सेकंड नॉर्मल फॉर्म ने अचीव कर लिया, या आवरली रेट वाली बात भी सपोज हमने कर ली। अब आपने फिर लिखना है द अबव टेबल या द अबव टेबल्स have been converted into second normal form, that means there exists transitive dependency। फिर वही जुमला कि by eliminating transitive dependency the tables can be converted into third normal form। उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्या है, when a non key attribute और attributes डिपेंड करें नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर, की के ऊपर नहीं, नॉन की के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हो, नॉन की एट्रीब्यूट पे ही डिपेंड कर रहा हो तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। ज़रा सेकंड में आओ, आपको शायद नज़र भी आ रही हो। देखें जो एम्प्लॉय का रिलेशन है वो फ़िलहाल नॉर्मलाइज हो चुका है, वो मज़ीद नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। हाँ, आपको जो शुरू से एक चीज़ नज़र आ रही होगी, डिपार्टमेंट का नेम अगर आपको मालूम करना है तो डिपार्टमेंट के नंबर से मालूम हो सकता है। डिपार्टमेंट का नेम नॉन की एट्रीब्यूट, डिपार्टमेंट का नंबर नॉन की एट्रीब्यूट, तो नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड करे नॉन की एट्रीब्यूट पे, तो ये कहलाती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और इसको हमने करना एलिमिनेट, तो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चले जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे मेरा ख्याल है आपके लिए आसान होगा। देखिएगा, ये बताने के बाद अब दोबारा से मार्क्स या इंपॉर्टेंस किसकी है, ये डिपेंडेंसीज बताने की। ये देखें, प्रोजेक्ट कोड पता हो तो प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट बजट आपको पता चल सकता है। इसी तरह एम्प्लॉय नंबर अगर आपको पता चल जाए, एम्प्लॉय का नेम आपको पता चल जाता है। आवरली रेट वाली बात भी मैंने नहीं कही, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर मालूम हो तो डिपार्टमेंट का नेम मालूम हो सकता है। तो ये बताने के बाद फ़िलहाल डिपार्टमेंट नंबर क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट था। अब आप क्या करोगे, ये देखें, प्रोजेक्ट का रिलेशन बनाया अलग, रिपीट दोबारा बनाना है। एम्प्लॉय का रिलेशन फिर बना के बताया कि भाई ये अलग। आवरली रेट भी बात कर लेते हैं। और लास्ट के डिपार्टमेंट नेम, और आपका टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज हो चुका है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक अपने गिवन टेबल या डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना है। वी स्टार्टेड फ्रॉम सिंगल टेबल और हम उसको 4 टेबल्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, और हर टेबल के अंदर एक की एट्रीब्यूट है और वहाँ पर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद है, और हम जो है ना अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। ये कहलाती है आपकी नॉर्मलाइजेशन। आखिरी एक चीज़ जो ऊपर मैं इंटेंशनली स्किप कर गया था, देखें, जब आप लोग सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जा रहे होंगे ना तो आपने ख़त्म करनी है पार्शियल डिपेंडेंसी, लेकिन आपको लेकर आनी है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। आवरली रेट की अगर हम बात करें, ऐसे एट्रीब्यूट्स अगर आप लोग बुक में एग्जांपल देखोगे, पहली वाली एग्जांपल, तो उसमें प्रोफिशेंसी वाला जो एट्रीब्यूट है उसमें भी यही चीज़ थी। आपको देखना था किस अकाउंटेंट की किस स्किल में क्या उसकी प्रोफिशेंसी है, किस अकाउंटेंट की किस स्किल में क्या प्रोफिशेंसी है। एक अकाउंटेंट एक स्किल, कुछ और प्रोफिशेंसी।
दूसरी वही बंदा, उसकी कोई और स्किल और उसकी प्रोफिशिएंसी डिफरेंट हो सकती है, एक में वो अच्छा, एक में वो इतना अच्छा शायद ना हो। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि देखें आवरली रेट किसका, अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉय का तो वो फिक्स नहीं हो सकता। एक एम्प्लॉय का आवरली रेट कभी कुछ है कभी कुछ है, बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट जिस पे वो काम कर रहा है उसका आवरली रेट यकीनन वेरी करेगा। दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ आवरली रेट डिपेंड कर रहा है प्रोजेक्ट कोड और एम्प्लॉय नंबर पे, किस प्रोजेक्ट पे किस एम्प्लॉय का क्या रेट है, किसी और प्रोजेक्ट पे उसी एम्प्लॉय का क्या रेट है। ठीक है, तो आवरली रेट एक्चुअली डिपेंड कर रहा था दोनों की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ये जो तीसरी लाइन थी दैट मीन्स कि ये पूरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो आपने इसका तीसरा अलग से टेबल बना दिया। सेकंड में जाने के लिए आप ख़त्म करते हो पार्शियल डिपेंडेंसी और लेकर आते हो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इस तरह से आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आया था और हम फिर थर्ड में भी चले गए। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद एक दो एग्जांपल्स आपके लिए इस तरह से एक्सप्लेन कर दूँ। आई होप कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए इसमें क्लियर हुई होंगी। मैंने इंटेंशनली इस टॉपिक को थोड़ा तेज़ जो है ना कवर किया ताकि कम से कम टाइम में आपके लिए चीज़ें बेहतर से बेहतर क्लियर हो जाएँ। मेरा सजेशन है कि बुक में जो दो एग्जांपल्स हैं उसको इस मेथड से ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप सबके पास जो है ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो उस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए तो आप या सॉल्व करके उसकी इमेजेस मुझे भेजें तो मैं उस पर आपको फीडबैक इसका दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।